हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, अभी हमने थोड़े दिन पहले क्या डिस्कस किया था, प्लांट वाटर रिलेशनशिप पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड को हम क्वेश्चन वाइज थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ टॉपिक वाइज। मतलब इसमें हम ऐसे डील करेंगे कि जैसे हमको डिफ्यूजन पढ़ना है और ऑस्मोसिस पढ़ना है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, फिर डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, और सिग्निफिकेंस क्या है उसका प्लांट लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे हम एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपना वीडियो विथ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नोट ऑन डिफ्यूजन। अगर आपको एक छोटा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कैसे एक की पॉइंट, जैसे मैं बोलती हूँ ना सारे में, हमेशा मैंने ये बोला था कि आप इन की पॉइंट्स को यूज़ कीजिए, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है आप 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिख दोगे, नहीं। जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिखना, प्लस जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मेन पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इनको तो इंक्लूड करना ही करना है, ये की पॉइंट्स हैं, इनको इंक्लूड करना, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो थोड़ा बहुत कहीं पे लिख देना, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिफ्यूजन, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। अब हाई कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन क्या होता है? तो जैसे मान लो कि ये 2 ग्लास है, ठीक है, इसमें भी पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है, इक्वल पानी भरा है। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा नमक डला है और इसमें कम नमक डला है, तो जिसमें ज़्यादा नमक है वो होगा हाई कंसनट्रेशन, जिसमें कम नमक डाला है वो क्या होगा, लोअर कंसनट्रेशन। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। दूसरा क्या है, प्रोसेस इज़ मोस्टली स्लोअर। मतलब ये जो प्रोसेस होती है ना डिफ्यूजन की, इसमें ये चीज़, एक चीज़ और याद रखना, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ ही लेंगे कि ये विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो? मतलब एनर्जी नहीं लगती इसमें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है तो अलग से हमको कुछ चाहिए। जैसे कि हमको फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस हो रही है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट को धूप चाहिए, प्लांट को पानी चाहिए, सब चाहिए, तभी वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। पर अगर कहीं डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, कोई आपसे बोले कि इस जगह पर डिफ्यूजन हो रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि डिफ्यूजन की प्रोसेस अगर हो रही है तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती, वो प्रोसेस अपने आप होती रहती है। ठीक है, ये प्रोसेस जनरली लिक्विड, गैसेस, सॉलिड तीनों में होती है। मतलब जनरली तो गैसेस और लिक्विड में होती है। क्यों? क्योंकि उनका मिलना आसान होता है। ठीक है, अगर पानी है, अगर 2 पानी आप मिला रहे हो, ठीक है, मान लो आप, जैसे वो नहीं आता रसना, ठीक है, वो पॉकेट आता है, एक पैकेट आता है, उसमें पाउडर फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो आप उसको पानी में मिलाओगे वो इजीली घुल जाएगा। आप 2 पानी को एक साथ मिलाओगे, आपने एक लिक्विड ले लिया रसना का और एक नॉर्मल पानी ले लिया, दोनों को मिलाओगे तो वो भी इजीली घुल जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड इजीली घुल जाता है, गैस भी इजीली घुल जाती है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है पर वो टाइम लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना जब भी आपको शॉर्ट नोट और डिफ्यूजन में लिखने के आए। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है वो देखते हैं। अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स, जैसे इस एक सोल्यूशन ये है, दूसरा सोल्यूशन ये है, ठीक है, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो। जो प्रेशर जानते हो, फोर्स अप्लाइड ऑन अ एरिया। अगर इतने एक मीटर स्क्वायर का एरिया है, इस मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना भी फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो जब भी कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है वो, जिस भी स्टेट में आपका डिफ्यूजन हो रहा है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड मॉलिक्यूल लिख दो, अगर गैस है तो गैस मॉलिक्यूल लिख दो, लिक्विड है तो लिक्विड मॉलिक्यूल लिख दो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स विद द टेंडेंसी टू डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर और इट इज़ डिनोटेड बाय dP। मतलब जब कोई मॉलिक्यूल रहता है वो हायर कंसनट्रेशन में है, अब वो बहुत प्रेशर लगा रहा है कि वो कैसे भी लोअर कंसनट्रेशन में चला जाए। ठीक है, क्या कर रहा है, वो हाई से लो में मूव करने की कोशिश कर रहा है।
तो जितना प्रेशर वो मॉलिक्यूल लगा रहा है उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर किन वर्ड से मिलकर बना है, डिफ्यूजन और प्रेशर। तो डी और पी किससे डिनोट होगा, ये डी और पी से। समझ में आई बात। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जिससे आपका ये जो डिफ्यूजन का प्रेशर, डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। द डिफ्यूजन प्रेशर डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये चीज़ याद रखना, ये इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन या फिर आप कह सकते हो कि ये एक्सप्लेनेटरी पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ करता है, इंट्रोड्यूस करता है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होता है। द डिफ्यूजन प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ये चीज़ यहाँ पे रखना, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है ये। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन कंसनट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर लीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ये सोल्यूशन फर्स्ट है और ये सोल्यूशन सेकंड है, अगर इन दोनों के कंसंट्रेशन में बहुत डिफरेंस है, मतलब मान लो कि तुमने 1 लीटर पानी लिया एक बॉटल में, 1 लीटर पानी लिया दूसरे बॉटल में। अब पहले वाला जो बॉटल है उसमें तुमने 2 किलो नमक डाल दिया और दूसरे वाले में सिर्फ 1 चम्मच, तो क्या होगा, दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट बहुत ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होगी, बहुत जल्दी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो, अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ घटेगी, अगर ये चीज़ घट रही है तो सामने वाली चीज़ बढ़ेगी। ये चीज़ याद रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो मेरे साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा, अगर हम दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, अगर मैं बढ़ रही हूँ, मेरी हाइट बढ़ रही है तो तुम्हारी हाइट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर तुम्हारी हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, मेरी हाइट घट जाएगी। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर का मतलब जानती होगी, टेम्परेचर मतलब जैसे डिग्री ऑफ हॉटनेस कहते हैं उसको। अगर किसी जगह पे गर्मी बढ़ रही है तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर लेते हैं। ऑल्दो डिफ्यूजन में एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होती, पर जैसे तुम खुद सोचो, पानी है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे बह रहा है। लिक्विड से सोचो, तुम सॉलिड से सोचना शुरू करो। अगर बर्फ़ है तो वो कौन सी स्टेज में है, सॉलिड। उसको टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले बर्फ़ को मूवमेंट आपको मुश्किल पड़ रहा था, बर्फ़ का मूवमेंट करना, ठीक है, पर सॉलिड का मूवमेंट से कंपैरिजन में लिक्विड का मूवमेंट बहुत इजीली हो जाता है। अगर वो बर्फ़ पानी बन गया तो वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, वही पानी अगर वेपर बन जाए तो और जल्दी मूवमेंट शो करने लगेगा। ठीक है, तो इससे तुमको क्या समझ में आता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर एनर्जी गेन करता है और वैसे वैसे डिफ्यूजन की प्रोसेस जल्दी होती है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, डिफ्यूजन के प्रोसेस के। थर्ड है डेंसिटी। डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब जो डिफ्यूजन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। ये कौन सा लॉ है, ये याद रखना। हम लोगों ने 3 गैस लॉ पढ़े थे, उनमें से एक है ये, अगर याद हो तो उसको कोरिलेट कर लेना तुम कि कौन सा था, मैं नहीं बता रही इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये 3 फैक्टर्स हैं, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट। एक और क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, और एक और क्वेश्चन आता है डिफरेंस। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना, स्पेशली डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आराम से। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट पढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा में गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, वो किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। क्यों, अब देखो जैसे ये पत्ती है, ठीक है, यहाँ पे मान लो स्टोमेटा है, ड्राइंग पे मत जाना। अब पत्ती में क्या है, ऑक्सीजन है। पत्ती के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है और पत्ती में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पत्ती से बाहर चला जाएगा ऑक्सीजन। ये कौन सी प्रोसेस से जाएगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाएगा। अब ये मत कहने लगना कि इतना बड़ा एनवायरनमेंट है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो ज़्यादा होगी, पत्ती में तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। हमेशा कंसंट्रेशन की बात जब हम करते हैं तो देखो पत्ती बहुत छोटी है ना, अगर वो पूरी ऑक्सीजन से भरी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो तुम ऐसे कंसीडर कर लो कि जैसे मान लो कि एक पत्ती है जिसका साइज़ बहुत छोटा है,
उसमें पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है, और एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें 2% ऑक्सीजन बस भरा हुआ है। तो अगर कंसंट्रेशन निकालोगे ना तो पत्ती में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये देखते हैं कि कितने छोटे से एरिया में कितना ऑक्सीजन है, ये नहीं देखते हैं कि छोटे से एरिया में ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन कम ही है, ऐसा नहीं करते हैं। कंसंट्रेशन पत्ती का ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन होता है वो स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन ऑकर बाय प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ठीक है, स्टोमेटा से कैसे पानी बाहर जाता है, क्यों बाहर जाता है। टर्गर प्रेशर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, टर्गर प्रेशर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है ये भी डिफ्यूजन के कारण होता है। अब देखो 2 पॉइंट पढ़े हमने, क्या, अगर गैस निकल रही है स्टोमेटा से या स्टोमेटा के थ्रू पानी निकल रहा है, दोनों कौन सी प्रोसेस से निकल रहा है, डिफ्यूजन। तो ये याद रखो कि जब भी प्लांट अपनी बॉडी से कुछ भी गैस या लिक्विड बाहर निकालता है तो कौन सी प्रोसेस से निकालता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। द आयन्स एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। जो प्लांट रूट होती है, ठीक है, ये जैसे रूट है, ये प्लांट की रूट है, यहाँ पे आयंस आते हैं, ठीक है, आयंस अपटेक होता है। जब आयंस का अपटेक होता है रूट्स में तो वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन को तुम नॉर्मली डिफ्यूजन भी लिख दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको टाइप ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग लेक्चर बना दूँगी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें इसलिए डील नहीं किया मैंने क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि बेसिकली हमको वैसे भी क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं, तो इसलिए मैंने टॉपिक ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसके हमको आंसर्स मिले, मतलब जो हमको एग्ज़ाम में हेल्प करें। आप चाहो तो पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हो, पर बेसिकली आपको वही पढ़ना होता है जो क्वेश्चन में आता है। आप पूरा बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ लो जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये याद रखना। फूड मटेरियल्स इज ट्रांसलोकेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब अगर फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो भी कैसे मूव करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब जैसे ये पेड़ है, अब यहाँ पे बहुत सारा खाना है और यहाँ खाना ही नहीं है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे जहाँ वहाँ चला जाएगा जहाँ पे खाना नहीं है, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू जो फूड है उसका ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट करना। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द आयन्स, आयन और मॉलिक्यूल का जितना। अब देखो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तुमको बताती हूँ। पहला, पानी, अगर पानी बाहर जा रहा है प्लांट से तो किस प्रोसेस से जाएगा, डिफ्यूजन। आयन आ रहा है या आयन जा रहा है तो कौन सी प्रोसेस से जाएगा, डिफ्यूजन। खाना इधर उधर जा रहा है कौन सी प्रोसेस से जाएगा, डिफ्यूजन। हवा अंदर बाहर आ रही है कौन सी प्रोसेस से जाएगी, डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। एरोमा ऑफ फ्लावर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। जो ये हमको फूल की सुगंध कहते हैं वो फैलती है ना, वो भी किसके थ्रू फैलती है, हवा में, डिफ्यूजन के थ्रू। जो गैस है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा फूल लगा हुआ है, ठीक है, ये बहुत प्यारा सा फ्लावर मेरे को लग रहा था, ये जैसे यहाँ पे फूल लगा हुआ है। अब इसके आसपास क्या होगा, इसकी एरोमेटिक का मतलब क्या कह सकते हैं, सुगंध जो होती है वो उस फूल के आसपास रहेगी। अब वो धीरे धीरे हवा में ट्रैवल करते करते, अब देखो जैसे यहाँ पे तो बहुत महक रहा है पर यहाँ पे नहीं महक रहा। अब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सुगंध हो गया, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गया तो वो क्या होगा, यहाँ मूव कर जाएगा। ऐसे ही हवा के थ्रू सुगंध फैलती है, ठीक है। जो एरोमेटिक ये जो सुगंध है, ये जो फ्रेगनेंस है, ये क्या होती है, ट्रैवल करती है। इससे क्या होता है, इससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। अब पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि इंसेक्ट्स क्यों ज़रूरी हैं, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, वो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो इसलिए इंसेक्ट्स ज़रूरी हैं। तो इंसेक्ट्स ज़रूरी हैं मतलब फ्लावर ज़रूरी हैं, फ्लावर ज़रूरी हैं तो डिफ्यूजन भी ज़रूरी है। फूल है लेकिन अगर महक ही नहीं आ रही उसकी तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फूल का। ऑल्दो हम कहते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं बाय कलर, ठीक है, बट जो सुगंध होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये सब क्या हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीरियसली बता रही हूँ, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये जितने पॉइंट्स लिखे ना साथ, इसको पॉइंट 1 डालना, इसको लिखना, इसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना, 2 डॉट बनाना, एरो बनाना, 1-2 लाइन जो भी तुमको इससे समझ में आता है, इस लाइन से जो तुमने लिखा है उसको डिकोड करके सिंपलर इंग्लिश में लिख देना, तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे सही में।
ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक क्या है? ऑस्मोसिस। इतना क्लियरिटी रखना कि ऑस्मोसिस जो है वो टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, ठीक है, समझ में आया? आई एम सॉरी, जो ऑस्मोसिस है वो क्या है? टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। अब फिर इसको अलग क्यों किया गया? अगर दोनों एक ही चीज़ है तो हम एक साथ ही लिख सकते थे ना, अलग अलग करने की क्या ज़रूरत थी? स्टाइल क्यों मार रहे थे अलग अलग करके, है ना? आता है, जेन्युइन डाउट है। क्यों किया? क्योंकि जब हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो डिफ्यूजन में हमने ये पढ़ा कि डिफ्यूजन प्रोसेस किस में होती है? सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है, ठीक है, तीनों चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो किस में होता है? लिक्विड में। किस में होता है? लिक्विड में। किसमें होता है? लिक्विड में। फिर से बोलो, किसमें होता है? लिक्विड। डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑस्मोसिस किस में होता है? सिर्फ लिक्विड में। किस में होता है? सिर्फ लिक्विड में, ठीक है। इसमें भी और कुछ नहीं है, इसमें यही चीज़ याद रखना, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा? लोअर कंसंट्रेशन में, क्योंकि डिफ्यूजन ही है तो डिफ्यूजन जैसे ही काम करता है। सारी प्रोसेसेस जो है ऑस्मोसिस की वो डिफ्यूजन जैसी ही हैं, पर ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो सिर्फ किस में होता है? लिक्विड्स में होता है। इनमें डिफरेंस भी है बट मेन जो चीज़ें हैं वो सेम है, ठीक है। इसमें भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है। ये पैसिव प्रोसेस है। अब पैसिव का क्या मतलब होता है? दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, एक होती है एक्टिव प्रोसेस, एक होती है पैसिव प्रोसेस। जैसे वॉइस होते हैं ना दो तरीके के, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे ही दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। पहली होती है एक्टिव प्रोसेस, दूसरी होती है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्या होती है? जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो, जैसे फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसमें एनर्जी लग रही है, उसमें ऑक्सीजन जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, टूट रहा है, आगे मतलब ऐसे बर्न हो रहे हैं मॉलिक्यूल, सब ऐसे उल्टा पुल्टा चीज़ें होती रहती हैं। तो क्या होता है? इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। पर ये जो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूज़न, इसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। इससे तुमको क्या समझ में आता है? इस प्रोसेस में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। इसकी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब एक ये हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और एक ये लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। अब इसमें धीरे धीरे ऑस्मोसिस हो रहा है। कब तक होगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। दोनों में अब कोई बड़ा छोटा नहीं है, अब एक बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा? अब दोनों साइड ही मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, मूवमेंट करेंगे, पर क्या है? एक ही रेट से मूवमेंट करेंगे। जैसे मान लो मैं हूँ और मेरा छोटा भैया, ठीक है। अब मान लो कि मैंने उसको 10 रुपये दिए, उसके पास बहुत कम पैसे थे। मान लो उसके पास 10 रुपये थे, मेरे पास 50 रुपये थे, ठीक है। मैंने उसको 10 रुपये दिए, उसके पास कितना हो गया? 20, मेरे पास कितना हो गया? 30। अब मैंने उसको और 5 रुपये दे दिए, अब उसके पास कितना हो गया? 25, मेरे पास भी कितना हो गया? 25। अब क्या हुआ? दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो गया। अब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगी, पर क्या है? मैं उसको 2 रुपये दूंगी, वो मेरे को 2 रुपये वापस कर देगा। मैं उसको 5 रुपये दूंगी, वो मेरे को 5 रुपये वापस कर देगा। इसमें क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। मैं उसको जितना दे रही हूँ वो मेरे को उतना ही वापस कर रहा है। तो क्या हुआ? दोनों के पैसे अब नहीं चेंज हो रहे हैं ना, अब तो उतने ही है ना। वही होता है, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में जाते रहते हैं, पर जब दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल जितने आते हैं उतने ही जाते हैं। तो क्या हो गया? इसमें आपको दिखता नहीं है कि कुछ चेंज हो रहा है, वो लगेगा आपको कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, इक्वल ही बचा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है, याद रखना। ऑस्मोसिस में आप बताओ, डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में होता है, ठीक है। डिफ्यूजन कैसा होता है? पैसिव होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसको रेड लाइन में एकदम अंडरलाइन करके एकदम बहुत अच्छे से तुमको दिखाना है? पहली, टाइप ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा, पैसिव प्रोसेस विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया? तो ये ऑस्मोसिस के लिए याद रखना। और ये जो थर्ड पॉइंट था ये भी याद रखना कि हमेशा ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, जैसे डिफ्यूजन में जाता है, पर ये मूवमेंट हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। पर एक पॉइंट के बाद जब आपको लगता है कि दोनों सोल्यूशन बैलेंस हो गए हैं, दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया है, तो फिर मूवमेंट नहीं शो होता है। समझ में आया?
अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए हमको कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी पड़ती है। हमने पहले भी सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्यूशंस को सिर्फ एक टाइप में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप सॉल्यूशन को वेरियस टाइप कैटेगरीज में बांट सकते हो। जैसे जैसे आपके पास 10 बच्चे हैं, आप उनको ऐसे भी बांट सकते हो कि जिसका नाम ए से है वो एक क्लास में बी से है, दूसरी क्लास में सी से है, वो तीसरी क्लास में चला जाएगा। आप ऐसे भी बांट सकते हो कि एज वाइज बांट दो। आप ऐसे भी बांट सकते हो कि जो इंटरेस्ट है, जैसे मान लो कि ये 10 बच्चे हैं, इनमें से 5 बच्चों का म्यूज़िक में है, 3 बच्चों का डांस में है, 2 बच्चों का पेंटिंग में है, तो आप उन्हीं 10 बच्चों को अलग अलग टाइप में बांट सकते हो ना। ऐसे ही आप सोल्यूशंस को अलग अलग टाइप में बांट सकते हो। ये जो 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, ये ऑस्मोसिस के केस में, अगर आप ऑस्मोसिस पढ़ना चाहते हो तो ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, ठीक है, अच्छे से याद रखना, हाइपोटोनिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। मतलब जैसे मान लो ये एक डब्बा है, ठीक है, एक बॉटल है या कुछ भी है, इसमें भरा हुआ एक सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया एक सेल, ठीक है। अब इस सेल में क्या है, इस सेल में नमक ज़्यादा है, ठीक है, और बाहर जो सोल्यूशन है इसमें नमक क्या है, कम है। क्या है, कम है। समझिए, मतलब एक सेल है, उसमें तुमने नमक डाल दिया, बहुत सारा नमक भर दिया, उसको तुमने डाल दिया पानी में, उस पानी में तुमने नमक की कंसंट्रेशन कम रखी। अब क्या होगा, जो सेल है उसमें क्या होगा, पानी अंदर आने लगेगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है। और तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, लेकिन बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो पानी कहाँ आएगा, बाहर से अंदर आने लगेगा, और सेल क्या हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको कंसंट्रेशन इक्वल बनानी है। कंसंट्रेशन इक्वल बनाने के लिए या तो ऐसा हो सकता है कि सेल से तुम नमक निकालने लगो, ये क्या है, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए क्या होगा है वो सेल के अंदर जाने लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। हाइपरटोनिक, it is the one that has the higher solution concentration outside the cell than inside। इसमें क्या है, इसमें तुमने एक बीकर लिया, इसमें तुमने एक सेल डाला, इस सेल में जो सॉल्ट है उसकी मात्रा कम है, और सोल्यूशन जो है उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। अब क्या होगा, अब बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, अब बाहर वाले का कंसंट्रेशन बनाना है अंदर वाले के इक्वल। अब सेल या तो तुम्हारा नमक एब्जॉर्व करना शुरू कर दे, अगर वो नमक एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, अगर वो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये पानी देने की कोशिश करेगा कि ठीक है, जो बाहर का सोल्यूशन है उसमें मैं पानी दे देता हूँ। इसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सेल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। क्यों, कोई भी चीज़, जैसे मान लो तुम चना है, ठीक है, चने का साइज़ अगर तुम सूखा चना देखो तो उसकी साइज़ कम होती है, पर जब उसमें पानी अंदर आ जाता है तो उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा ही होगा, अब जो सेल है उसने अपना पानी ऊज आउट कर दिया, निकाल दिया। जब सेल ने अपना पानी निकाल दिया तो इससे क्या होगा, सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑस्मोसिस का वो वाला एग्जाम्पल आप कह सकते हो जिसमें कंसंट्रेशन इक्वल है। अब सेल की और वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ना सेल कुछ अंदर बाहर कर रहा है, ना पानी कुछ सोल्यूशन कुछ अंदर बाहर कर रहा है, तो क्या हुआ, इक्वल मात्रा में है दोनों, तो कोई चेंजेस नहीं आता। जितना अंदर मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, आई एम सॉरी, तो उससे क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। 2 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में सेल के अंदर पानी आता है, एक्सो ऑस्मोसिस में सेल के बाहर पानी जाता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेना, डेफिनेशन यही है। अगर एक्सप्लेनेशन हो तो बस इतना ही, जो चीज़ लिखी हुई है बस उसी को तो एक्सप्लेन करना है। सेल के अगर अंदर पानी आ रहा है, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एक्सो का क्या मतलब होता है, बाहर। एग्जिट EX होता है ना, वैसे EXO एक्सो, ठीक है। तो अगर एंडो है तो कहाँ आ रहा है पानी, अंदर आ रहा है। कहाँ हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर कहाँ जा रहा है, इनसाइड द सेल मूवमेंट कर रहा है। और अगर एक्सो ऑस्मोसिस तो क्या हो रहा है, सेल बाहर की तरफ जो है वो सॉल्यूशन को अपने फेंक रहा है, पानी को अपने फेंक रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितनी चीज़ें अभी तक तुमने पढ़ी उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिफरेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट ओनली लिमिट्स टू ओनली लिक्विड मीडियम। अभी हमने पढ़ा कि इट ओनली ऑकर्स इन ए लिक्विड मीडियम।
डिफ्यूजन का एक टाइप जो सिर्फ लिक्विड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन किस में होता है, लिक्विड, गैस, इवन इन सॉलिड। सॉलिड में पता है कहाँ डिफ्यूजन देखने को मिलता है, जैसे याद करो बचपन में कभी देखा होगा तुम लोगों ने, तो जैसे मान लो बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, तुमने कोई ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, जिसमें भी तुम पढ़ते थे उसमें तुमने कोई चीज़ लिख दी, ठीक है। अब तुम उसको मिटाने ही ना दो, उसको उसी तरह लिखे रहने दो। पूरी तुम्हारी समर वेकेशंस हो गई, 10-15 दिन और हो गए, अब तुम उसको जब मिटाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो ईज़िली नहीं जाएगा। तुम उसको कितनी भी कोशिश करो ना ईज़िली मिटाने की, नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि अब वो डिफ्यूजन हो चुका है। ये जो चॉक पार्टिकल्स थे ये घुस चुके हैं किसके ऊपर, बोर्ड के जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर घुस चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं होता कि तुमने सुबह चॉक से अपना नाम लिखा तो शाम तक में तुम मिटाओगे तो नहीं मिटेगा, मिट जाएगा, पर अगर बहुत टाइम बाद मिटाओगे तो नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस। इट रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने जो चीज़ रेड पेन से लिखी थी वो क्या थे कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में डज नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें तो हमने कभी कहा ही नहीं कि मेम्ब्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसमें क्या चाहिए सिर्फ कि दो कोई भी स्टेट की चीज़ें, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, अगर वो चिपकी हुई हैं, अगर वो एक साथ एकदम कांटेक्ट में रखी हुई हैं तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, इट रिक्वायर्स वाटर मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डज नॉट रिक्वायर वाटर और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जब ऑस्मोसिस लिक्विड में ही हो रहा है तो उसको पानी की तो ज़रूरत है ही, अगर पानी नहीं होगा तो सॉलिड में तो डिफ्यूजन होता है बस। तो क्या हुआ, ऑस्मोसिस के लिए पानी की ज़रूरत है, डिफ्यूजन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज़, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट और सल्यूट क्या होता है, अपन ने पिछले पार्ट फर्स्ट में देखा था, वो देख लेना। इसमें क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे होते हैं। देखो जैसे अपन ने रीड किया था ना, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट तो होता है, पर हायर कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट का मूवमेंट होता है, पानी बाहर से अंदर जा रहा था, समझ रहे हो। तो हायर कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट कहाँ गया, अंदर चला गया, किसके, लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट के। समझ में आया। इसमें ये होता है हमेशा हायर वाला लोअर में जाता है, पर डिफ्यूजन में क्या होता है, दोनों के पार्टिकल डिफ्यूज कर रहे होते हैं, जाता वो भी हायर से लोअर कंसनट्रेशन में है, पर दोनों के ही पार्टिकल इंटरचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। 6 में क्या है, द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ऑकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। जो ऑस्मोसिस है, अब देखो इसमें हमने क्या कहा, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी, लोअर से हायर में भी जा रहे हैं, हायर से लोअर में भी जा रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। पर ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सिर्फ हायर से लोअर कंसनट्रेशन में जा रहे हैं, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। समझ में आए, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट और उसमें दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। द एंटायर प्रोसेस कैन ईदर बी स्टॉप, रिवर्स और बाय एडिशनल प्रेशर ऑन दिस साइड। मतलब अगर तुमको डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस की प्रोसेस दिख रही है, अब तुम चाहते हो कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ना जाके जो हमारा सॉल्यूट मूवमेंट है वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में जाए, तो क्या करना है, अगर तुम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड करोगे तो ये प्रोसेस तुम अचीव कर सकते हो। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का नाम सुने हो, है ना, इतने ऐड आते हैं, ये आरओ कैंट आरओ, वो आरओ, सब फलाना ठिकाना, ठीक है। ये सारे आरओ का मतलब क्या होता है, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ रही है बात। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होता है, हमने तो पढ़ा है, तो ऑस्मोसिस वो नॉर्मल ही हो रहा था। अब जब नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा था तो वो पैसिव प्रोसेस था, उसमें तुमको कुछ नहीं चाहिए था, वो अपने आप हो रहा था। पर अगर रिवर्स ऑस्मोसिस है तो हमको एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया। तो अगर तुम प्रेशर अप्लाई करो तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो, पर डिफ्यूजन की प्रोसेस में तुम प्रेशर को नहीं चेंज कर सकते, मतलब प्रेशर को चेंज करो, कुछ भी कर लो, डिफ्यूजन की प्रोसेस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो ना तो स्टॉप हो सकती है ना वो रिवर्स हो सकती है, वो जैसे हो रही है वो वैसी होगी, तुम कुछ भी कर लो वो वैसी चलनी है, ठीक है। जो ऑस्मोसिस है वो सिमिलर टाइप ऑफ उसमें होता है, मीडियम में होता है। सिमिलर क्यों, लिक्विड में होता है, हमने 10 बार बात की। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले कि डिफ्यूजन की प्रोसेस किस में भी हो जाती है, सॉलिड में भी हो जाती है, लिक्विड में भी हो जाती है, गैसेस में भी हो जाती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। फिर ये है नॉट एसोसिएटेड। हमने डिफ्यूजन के इंपॉर्टेंस में क्या देखा था कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो अपटेक ऑफ आयन में यूज़ होती है, ठीक है।
पर ऑस्मोसिस जो है वो अपटेक ऑफ आयन में यूज़ नहीं होती है। समझ में आया? अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस कहाँ यूज़फुल होता है? इट इज़ अ मीन बाय विच प्लांट सेल मेंटेन देयर वाटर कंटेंट डिस्पाइट ऑफ द लूज ऑफ वाटर टू द एयर कॉन्स्टेंटली ऑकरिंग। मतलब ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण प्लांट में जो एक वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है, भले प्लांट से ऑस्मोसिस के थ्रू पानी निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी निकल रहा है, जो ट्रांसपिरेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, याद रखना। ठीक है, तब भी वो अपने लेवल में ऑस्मोसिस के कारण एक वाटर का जो लेवल रहता है प्लांट में वो मेंटेन रहता है। समझ में आई? दूसरा, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। ठीक है, अब ये टर्जिडिटी क्या होती है, ये वर्ड्स लिख लो, रिमेंबर कर लो, बहुत काम में आते हैं, बहुत एकदम फ्लुएंट जो अपन बोलते हैं ना उसमें ये बहुत वर्किंग वर्ड्स हैं। टर्जिडिटी हो गया, फ्लैसिड हो गया। ठीक है, तो इन सब को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इट प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी टू द सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ एंड देयरफॉर एसेंशियल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे एक सेल है, इसमें अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये टर्जर फोर्स अप्लाई करता है वॉल्स की तरफ। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर इसमें पानी नहीं होगा ना तो एकदम ये सॉफ्ट टिश्यू है, कहीं पे भी रैप्चर हो जाएगा। ये एक जैसे ये स्ट्रक्चर मेंटेन है, ये क्यों मेंटेन है? क्योंकि जो वाटर है वो जो इसकी बाउंड्रीज है उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, उससे इसका शेप मेंटेन है। अगर ये वाटर हटा दिया जाए तो ये शेप मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो क्या हुआ, इसका मैकेनिकल सपोर्ट जो था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो थी वो क्या हो गई, हट गई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस इस जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लांट है उसमें भी हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल। अब हमने पढ़ा है ना कि सॉइल से जो है वो रूट्स के थ्रू पानी आता है जाइलम में। ठीक है, तो वो किससे आएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम एलिमेंट्स टू द नेबरिंग सेल ऑल्सो कंट्रोल बाय ऑस्मोसिस। अब जैसे जाइलम है, मतलब ये प्लांट के अंदर का बता रही हूँ मैं तुमको, और यहाँ एक सेल है, इसमें पानी की मात्रा कम है, जाइलम में तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वैसे भी आपको मूवमेंट कराना, अब उसमें पानी का पाइप ही है जाइलम, तो उसमें तो ज़्यादा ही होगी, है ना, समझ रहे हो? तो उसमें भी मूवमेंट में ऑस्मोसिस का हेल्प होता है। ग्रोइंग टॉप्स बाय रूट रिमेन्स द टर्जिड बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस एंड दस एबल टू पेनेट्रेट टू द सॉइल। ठीक है, higher osmotic pressure of the cell provide resistance to the plant against drought injuries. It controls opening and closing of stomata during transpiration, though it regulates the turgidity of guard cell. Guard cell की turgidity maintain करता है। guard cell में transpiration कैसे होता है अपन ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। dehiscence of fruit, जो fruits हैं या जो pollen grains हैं, कभी अगर तुमने वो पढ़ा हो कि कैसे एंथर डेहिसेंस होता है, क्लास 12th में था ये। ठीक है, तो जब भी ये पढ़ोगे ना तो उसमें आपको बताता है कि ये जब भी वाटर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखना बस। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेहिसेंस ऑफ फ्रूट वाला, वो है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट सेल्स वाला, जाइलम्स के थ्रू वाला, और ये वाटर रेगुलेशन वाला, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्लांट वाटर रिलेशनशिप सॉरी। तो ये जो पॉइंट है जिसमें वाटर के बारे में बात कर रहे हैं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, टेक केयर।